सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। 2024 को लेकर सियासी बिसात बिछाने में जुटी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी 2.0 का बढ़ा और आखिरी करने की तैयारी में है। मिली जानकारी के मुताबिक ये बदलाव इसी महीने होने की संभावना है। वहीं इस बदलाव पर यूपी की भी निगाहें हैं। दरअसल दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लिहाजा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों में हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ यूपी में दलित भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। पार्टी का 2024 के लिए सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने पर जोर है। सांसद अरुण कुमार सागर और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा सांसद हरीश द्विवेदी भी इस दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। सांसद महेश शर्मा को भी शामिल किया जा सकता है। बता दें, मिशन 2024 को लेकर सियासी बिसात बिछाने में जुटी भाजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी 2.0 का आखिरी फेरबदल करने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों की माने तो यह बदलाव इसी महीने में होने की संभावना है। इस बदलाव पर यूपी की भी निगाहें हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लिहाजा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे चुनावी राज्यों में हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ यूपी दलित भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। बता दें, विपक्षी एकता कहां तक परवान चढ़ेगी, यह भी भविष्य के लिए की बात है। अगर भाजपा पूरी शिद्दत से वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अपना सियासी प्लान शुरू कर दिया है। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी में दलित की भागीदारी बढ़ सकती है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने हिस्से का गेम प्लान खेलना अब शुरू कर दी है। चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, इस आखिरी समय में वो अपने सभी दांव आजमाने में लुटे हुए हैं। जहां एक तरफ बसपा गांव चलो अभियान की तरफ मिशन 2024 को साध रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लगातार फोकस जो है वो बनाए बैठी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता जो है वो मुमकिन होता देखा जा सकता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो आखिरी फेरबदल बदलाव होगा, उसमें जो दलित समुदाय के नेता हैं उनको जो है वो जगह मिल सकती है, वरीयता दी जा सकती है। जिस प्रकार से बसपा का ग्राफ 2022 विधानसभा चुनाव से लगातार गिरा था कि 22.4% वोट प्रतिशत बसपा का था, जो उनका कोर वोटर था, उससे घटकर वह 12.7% पर आ गए थे। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित वोट बैंक पर फोकस की हुई है और इस बार जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, कोई न कोई ऐसा नेता इस बिरादरी से आएगा जो दलितों का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करता होगा, जिससे दलित वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी साध सके। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्राह्मण चेहरे भी मैदान में हैं, जिसमें बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी और गाजियाबाद से सांसद महेश शर्मा का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में जिस प्रकार से भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो अभी नींव जो है वो लड़खड़ाती देखी जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में सक्रिय हो चुका है। इन सबके अलावा जाट वोट बैंकों पर भी नजर होगी, जिसके लिए बाकायदा पूरी जिम्मेदारी भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पर है। और जिस प्रकार से इस निकाय चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदर्शन किया है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिमी यूपी को लेकर खास से चौकन्नी हो गई है। और जो जाटो बिरादरी है उसमें भी दलित समाज का हिस्सा ज़्यादा है, तो उसको साधने के लिए दलित वोट बैंक पर फोकस लगातार मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जारी है। मयूरी जी विवेक, जैसा अभी आपने बताया कि दलित वोटरों को लुभाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है दलित चेहरों को, तो किसको शामिल किया जा सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका जो प्लान है वो मीडिया में लीक नहीं होता है। अगर बात करें अंदरूनी बातों की, तो वो जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो बातें निकल के आती हैं। बातें निकल के ये आ रही है कि दलित वोट बैंक पर फोकस रहेगा और जो कोर वोटर हैं बसपा के, कहीं ना कहीं वो उनसे थोड़ा छिटके थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था। और जो राशन की योजना थी उसमें सभी वर्गों को काफ़ी न काफ़ी लाभ मिला था, लाभान्वित हुए थे।
तो उनसे वोट परसेंटेज उनका विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि बढ़ता हुआ देखा गया था। अब फिर इस बार लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर फोकस दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार से कोर वोटर बसपा से छिटक के अलग हुए थे, वहाँ बसपा भी उनको साधने में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी उनको साधने में लगी हुई है। दोनों पार्टी में से जिसका प्रयोग ज़्यादा सफल होगा, ये वोटर्स उनके साथ जाएंगे और जिनके भी साथ जाएंगे उनके वोट परसेंटेज में इजाफा करेंगे। देखा जाए तो 2014 के चुनाव के बाद से लगभग 9 साल हो गए हैं और हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ता ही गया है और काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट भी हुई है। वहीं बात करें तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का भी वोट प्रतिशत अच्छा गया था, लेकिन निकाय चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली थी और सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 17 नगर निगम की सीट पर भी विजय हासिल की थी। जिस तरीके से वोट परसेंट की राजनीति उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, सपा बसपा और भाजपा लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, कार्यकर्ता प्रशिक्षण चला रहे हैं, महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, 9 सालों के कार्यकाल का बखान भाजपा के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी रणनीति है वोट बैंक पर नजर रखने की, फोकस रखने की या उनको अपने तरफ जो है आकर्षित करने की। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा बखान के माध्यम से वोटर्स को आकर्षित कर रही है, तो वहीं अपने कोर वोटरों के लिए बसपा जो है वो पार्टी की विचारधारा से उनको जागरूक कर रही है। काशीराम की जो विचारधारा थी उससे जागरूक कर रही है, अंबेडकर की विचारधारा, अंबेडकर की नीतियों से उनको जागरूक कर रही है, ताकि जो उनका वोट परसेंटेज गिरा था 22 से 12 हुआ था, तकरीबन 10% वोट परसेंटेज का नुकसान हुआ था विधानसभा चुनाव में बसपा को, उसकी भरपाई वो कर सके और जो सांसद 2019 में जीत के आए थे कम से कम उतने या उससे एक आध दो अधिक सांसद उसकी पार्टी के बने रहे। तो विवेक, जिस तरह से 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे वो दलितों को लेकर हो, जाटों को लेकर हो, ब्राह्मणों को लेकर हो, सभी को लुभाने का प्रयास कर रही है, तो इससे कितना फायदा होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में? देखिए बिल्कुल ये दलित वोट बैंक जहां भी शिफ्ट करेगा, जहां मूव करेगा, उसको बिल्कुल ही फायदा होगा। मैंने आपको अभी आंकड़ों में बताया कि किस प्रकार से 22.4% दलित वोट बैंक बसपा का था, जो घटकर 12.7% आ गया। लगभग 10% वोट बैंक बसपा का छिटक गया और ये थोड़ा थोड़ा जो है हर पार्टियों की तरफ गया। अगर इन 10% वोट बैंक को ही अगर कोई एक पार्टी भुनाने में कामयाब रहती है तो जाहिर सी बात है उसकी पैठ जो है इस समाज में बनेगी, उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। और जिस प्रकार से अगर बात करें तो गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी का निधन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का कोई दिग्गज जो है इसमें अगर बात करें तो उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुआ था या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है 2 शब्द भी नहीं बोले गए थे, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में भी इसका असर दिखता है। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण नेताओं में गिनती होती रही थी और पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ का जो है वो कट रहा है और किस प्रकार से हाथा और शक्ति सदन की लड़ाई रही है। योगी आदित्यनाथ वर्सेस हरिशंकर तिवारी भी देखा गया है, कई बार ये जिक्र किया गया है। तो इस लिहाज से इसको भी थोड़ा सा टैकल करने के लिए ब्राह्मण चेहरों को भी वरीयता दी जाती है, चाहे वो बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी हो या गाजियाबाद के सांसद महेश वर्मा हो। दोनों में से किसी एक को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या फिर आला कमान अगर मेहरबान होगा तो दोनों को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से जीतती आई है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी जीत तो हुई थी, वोट परसेंट में थोड़ा सा उस पर कमी देखी गई थी, लेकिन अब रालोद पश्चिमी यूपी में काफ़ी अच्छी तरीके से सक्रिय हो गई है। जाटो वोट बैंक जो है पश्चिमी यूपी का अच्छा खासा वोट बैंक है, उसमें भी दलितों की हिस्सेदारी है, तो उसको भी देखते हुए जो है वो सामाजिक ताना बाना बुना जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है कि जाटो वोट बैंक और पश्चिम का जो वोट बैंक है जाट समुदाय का, उसको भी अपनी तरफ ले, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के कमान में है। और पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि उनकी मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में पश्चिमी यूपी भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के बाद भी जीता था। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश से दलित मंत्री बढ़ सकते हैं। बता दें कि 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोपी शहनवाज बद्दो को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। शहनवाज बद्दो को फ्लाइट से लेकर पुलिस गाजियाबाद पहुंची है। मुंबई में शहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी। गाजियाबाद पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। धर्मांतरण केस में उससे पूछताछ की तैयारी की है। बता दें कि गाजियाबाद जामा मस्जिद के एक मौलवी को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। 12वीं पास शहनवाज बद्दो को ऑनलाइन गेमिंग को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसने बच्चों को गेम के बीच जीत के लिए धार्मिक ग्रंथों को साथ साथ पढ़ने और इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। गाजियाबाद के 2 बच्चों समेत कुल 4 बच्चों की अभिभावकों ने इस मामले की शिकायत की। जांच शुरू हुई तो गेम जिहाद का एक बड़ा सिंडिकेट उभर कर सामने आया है। गेमिंग जिहाद के तार पूरे देश में फैले होने की संभावना है। बद्दो से पूछताछ में इस धर्मांतरण के खेल के पीछे के खिलाड़ियों को सामने लाने की कोशिश रहेगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ चुके हैं। सागर, गाजियाबाद में गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। उसे रिमांड पर लिया गया है, जिसकी पूछताछ भी की जाएगी। क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, कई दिनों से शिकायत ये मिल रही थी कि गाजियाबाद में धर्मांतरण को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। यहाँ पर गाजियाबाद रविवार को गाजियाबाद पुलिस जो है मुंबई पहुंचती है और जो बद्दो है, जो मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। वो समुद्र किनारे एक लॉज में, थाने के लॉज में छुपा रहता है और उसके साथ ही उसके जो दोस्त हैं उन्हें भी गिरफ्तारी करती, क्योंकि जो 2 दोस्त हैं उन्होंने सिम उसे मुहैया करवाया था। उसके बाद से लगातार जो है पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश करती है, क्योंकि देखिए वो दूसरा प्रांत है मुंबई और ये उत्तर प्रदेश की बात है। तो यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड के लिए पुलिस जो है पुलिस एक एप्लीकेशन देती है कोर्ट में, तो उसे कोर्ट स्वीकार कर लेती है। उसके बाद उसे ये पहले से बताया जाता है कि कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि उसे सड़क के रास्ते गाजियाबाद ले जाया जाए। लेकिन सड़क की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 दिन लगने थे सड़क के रास्ते पहुँचने में। उसी के हिसाब से ही गाजियाबाद पुलिस ने यह तय किया कि उसे फ़्लाइट से लाया जाएगा। फ़्लाइट से लाने के बाद उसे यहाँ गाजियाबाद पुलिस से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ रिमांड पर लेंगी, पूछताछ करेंगी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मास्टरमाइंड, इस पूरे खेल के पीछे कौन कौन शामिल है, किन किन लोगों की भूमिका अहम है। क्योंकि नाबालिग बच्चों को लगातार गेम खिलाता था और गेम में इनसे पहले जीतता था। जीतने के बाद इन्हें ये बहाना देता था कि आप कुरान पढ़िए, कुरान की आयतें पढ़िए तो शायद ऊपर वाला आपको जिता दे। तो उसके बाद जो है कुरान की आयतें बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि गेम की लती हो चुके थे। फोर्टनाइट एक गेम है और तमाम ऐसे गेम हैं जिन्हें जो है बद्दो खेलता था इन लोगों के साथ। उसके बाद खेलने के बाद जब ये लोग कुरान पढ़ते थे, कुरान की आयतें पढ़ते थे, तो बद्दो जो है आसान तरीके से वहाँ पर हार जाता था। पहला स्टेप ये था। इस वजह से जो लड़के थे, नाबालिग लड़के थे, उनको ये लगता था कि शायद आयतें पढ़ने की वजह से, कुरान की आयतें पढ़ने की वजह से हम जीते हैं। उसके बाद लगातार एक डिकोड होता है, डिकोड एक फॉर्म होता है गेम में ही। इसमें डिकोड में क्या होता है कि जो ऑनलाइन जो भी प्लेयर हैं वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो बातचीत करने के दौरान बद्दो ने पूछताछ में ये बताया था कि 2021 में इसी डिकोड के जरिए उसने जो है 4 बच्चों के नंबर लिए। वो लगातार इन लोगों से व्हाट्सएप चैटिंग से लेकर मैसेंजर में बात करने लगा। इस वजह से उनकी रुचि और बढ़ने लगी। तमाम तरीके की जो ऑनलाइन गेम्स है, जो धर्म को बदलने के लिए बद्दो ने जो बनाए थे या फिर उस हिसाब से वो चलता था, तो कुल मिलाकर उस बच्चों को उसने रिझाया, बच्चों को ये गेम के बारे में बताया। फिर पहले जीता, फिर हारा। उसके बाद लगातार इस तरह से खेल होता रहा बद्दो का। जी सागर, इस आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस ने जो सवालों की लिस्ट तैयार की है, उसमें पुलिस क्या कुछ आरोपी से पूछ सकती है, क्या कुछ सामने आ सकता है? जी बता दूं कि सवालों की जो फहरिस्त है काफ़ी लंबी है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस की ये जांच में सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि धर्म परिवर्तन के पीछे क्या कुछ ऐसी वजह थी कि जो नाबालिग बच्चों को शिकार बनाया जाता था, और इन पूरे सिनेरियो के पीछे, पूरे गिरोह के पीछे किन किन लोगों का हाथ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको बता दूं कि अब्दुल रहमान भी पकड़ा गया, जो मस्जिद का एक मौलवी था, जिसे 2 महीने पहले ही जो है कमेटी से निष्कासित कर दिया गया था। अब्दुल रहमान, उससे भी पकड़ा गया। उसने पूछताछ में
बद्दों का नाम लिया। फिलहाल अभी तक 2 लोग इस रडार में आए हैं, 2 लोग भी पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। उसके बाद जो बद्दों से पूछताछ होगी, मुझे लगता है कि शायद आमने सामने बैठाल कर भी पूछताछ हो सकती है, या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो, और शायद जहाँ तक अगर बात करूँगा, देखिए मामला बहुत बड़ा है, धर्म को लेकर है, धर्मांतर को लेकर है, तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस है और चाहे सुरक्षा एजेंसी, चाहे तमाम जांच एजेंसियाँ हो, वो इस तरह के सवाल करेंगे कि जाहिर सी बात है बद्दों को ये बोलना ही पड़ेगा कि किन किन लोगों की इसमें भूमिका अहम रही, क्योंकि बहुत बड़ा ये सवाल ये पैदा होता है कि एक नाबालिग लड़कों को किस तरह से यहाँ पर धर्मांतर के आग में झोंका जा रहा है, किस तरह से इन लोगों को बरगलाया जा रहा है, और बरगलाने के बाद ये लोग उससे झांसे में भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना ये भी दिलचस्प होता है कि किन किन सवालों को लेकर पुलिस इस बद्दों से पूछताछ करती है और तमाम लोगों को गिरफ्तार करती है, किन किन लोगों की गिरफ्तारी अब होती है और कौन कौन इस पूरे बड़े खेल में शामिल है। जी जी सागर, जैसा अभी आपने बताया, धर्मांतरण का खेल छोटा नहीं है, जाहिर से बात है कि बहुत बड़ा होगा। तो इसमें यह भी अंदेशा लगाया जाए कि अभी और भी चेहरे सामने आ सकते हैं, और भी नाम सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है केवल 2 लोगों के ही हिसाब से ये पूरा खेल नहीं होगा। 2 लोगों के अलावा भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम सामने आने वाला है, क्योंकि देखिए केवल बद्दो और अब्दुल रहमान की बात करें तो केवल यही 2 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। उसके बाद जो पूछताछ होगी, तमाम चीज़ें होंगी, तमाम जो जांच का दायरा बढ़ेगा, उसमें ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन लोग हैं और कौन कौन सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, कौन कौन जो वाइट कॉलर वाले लोग हैं जो पकड़े जाते हैं, और जो लोग कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है इस पूरे मास्टरमाइंड को रचा है, इस पूरे खेल को रचा है, और किन कारणों की वजह से पूरे घटनाक्रम को बद्दों ने और उसके जो साथी अब्दुल रहमान ने पूरी तरह से एक नया मोड़ दिया। क्योंकि धर्म की बात है, धर्म को लेकर तमाम ऐसी भ्रांतियाँ फैली रहती है, और इसी बात को लेकर जो है बद्दो और अब्दुल रहमान इसी बात का फ़ायदा उठा रहे थे कि जो लोग उनके जद में आए हैं वो लोग नाबालिग हैं, और नाबालिग जाहिर सी बात है, नाबालिग जो बच्चे होते हैं वो जाहिर सी बात है वो खेल में रुचि रखते हैं। खेल में रुचि रखने के बाद ये चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बद्दो और अब्दुल रहमान ने पकड़े थे, उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़े। और फिलहाल अभी देखना ये भी दिलचस्प होगा मयूरी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किन किन बड़े चेहरों का नाम भी आता है। जी जी धन्यवाद सागर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। गाजियाबाद में अवैध तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोपी सहनवाज बद्दो को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जाएगी और तमाम ऐसे सवाल हैं जो सामने आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।